नहीं कर रहे हो, रिकॉर्डिंग शेयर होगी हमेशा। लेट्स स्टार्ट बेटा। चैप्टर का नाम है मैट्रिसेस, मैट्रिक्स फॉर सिंगल एंड मैट्रिसेस फॉर प्लूरल, राइट। एक से ज्यादा हैं तो मैट्रिसेस। हमने करना क्या है, मतलब अगर हम मैट्रिसेस पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, 11th क्लास का सेट्स याद होगा आपको। तो 11th क्लास के सेट्स में हम करते तो बेसिकली कलेक्शन थे, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स करते थे, और तो कुछ करते ही नहीं थे। तो यहां भी हम वही करेंगे, लेकिन मैट्रिक्स के अंदर क्या है? अ मैट्रिक्स कैन बी डिफाइंड as rectangular अरेंजमेंट। वैसे ये थ्योरी फिक्स होती है, मैं थ्योरी सारी ना आपको मैं प्रिंटेड दे देता हूं, ठीक है, लेकिन ये चले डेफिनेशन हम लिखेंगे। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ रियल और इमेजिनरी एलिमेंट्स in rows and columns. For example, ये आप देख सकते हैं, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है ना, एक रेक्टेंगुलर शेप बनाते हैं, और इस रेक्टेंगुलर शेप में हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम रोज बोल देते हैं। ये आपकी रोज हो गई, राइट। और वर्टिकल लाइंस को कॉलम बोल देते हैं। सो यू कैन फील कि जो रोज एंड कॉलम्स के इंटरसेक्शंस हैं, ठीक है जी, रोज एंड कॉलम्स के इंटरसेक्शंस हैं, आप उनको मार्क कर सकते हो विद यूनिक एड्रेस। फॉर एग्जांपल ये R1 है फर्स्ट रो, और ये कॉलम 1 है, तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का इंटरसेक्शन है। ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का इंटरसेक्शन है। ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का इंटरसेक्शन है। ये आपका जो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। सो अगर इन प्लेसेस को मैं यूज करूं टू प्लेस एलिमेंट्स, एलिमेंट्स में बी रियल में बी इमेजिनरी। फॉर एग्जांपल 2 3 5 7 आयोटा -6/11। सो यू कैन से कि दिस इज अ मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बनानी है तो मतलब ये नहीं कि आप पूरा रेक्टेंगल बनाएंगे, यू विल यूज दिस काइंड ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स, राइट। और इसमें कितनी रोज है, काउंट करके बताओ कितनी रोज हैं? 2 रोज है ना। और कॉलम्स कितने हैं बच्चों? कॉलम आपके 3 है। सो दिस इज योर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में ये 2/3 ना, हाउ वी रीड 2/3, नॉट मल्टीप्लाई, 2/3 बोलना है। और मैट्रिसेस के एग्जांपल ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल 2 5 6 -1 11 3। सो इसमें 3 रोज एंड 2 कॉलम्स हो गए। एक ऐसा मैट्रिक्स भी ले सकते हैं जिसमें रोज एंड कॉलम्स सेम हो, 2 3 5 7, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स ना, दिस वे। तो बच्चों मैट्रिक्स क्या है, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। लेट्स रीड वन बाय वन। एनी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, इसको फटाफट रीड कर लेते हैं। एनी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स में बी रियल और कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज फॉलोइंग। ये वाला सिंबल तो मैं आपको बता ही चुका हूं, दिस सिंबल ना, ये ऐसा सिंबल तो मैं बता ही चुका हूं। ये भी एक सिंबल है बच्चों, दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ सिंबल दैट वी यूज फॉर मैट्रिक्स ना, ऐसे भी लिख सकते हैं हम 2 3 5 7। बट इफ यू आस्क एनसीईआरटी क्या यूज करता है, तो ऑब्वियसली आप समझ गए होंगे कि आप नीचे जो मैट्रिसेस के एग्जांपल हैं वो आप स्क्वायर ब्रैकेट्स की फॉर्म में देख पा रहे होंगे, तो एनसीईआरटी स्क्वायर ब्रैकेट की फॉर्म यूज करता है। अच्छा, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, लाइक सेट्स थ्योरी में होते थे, अपने पास भी हैं। कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स आर यूज्ड टू डिनोट मैट्रिसेस। आपको याद होगा सेट्स में भी हम ऐसे ही करते थे, कैपिटल N फॉर नेचुरल नंबर, W फॉर होल नंबर, Z फॉर इंटीजर और I फॉर इंटीजर। ऐसा हम 11th में भी करते थे, तो आज भी वही है। मैट्रिसेस का नाम हमेशा एक कैपिटल अल्फाबेट लिखना है। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप कैपिटल A एवरी टाइम यूज करो, आप B यूज करो, आप C यूज करो, आप Z यूज करो, व्हाटएवर यू वांट टू राइट, बट मेक श्योर इट मस्ट बी अ कैपिटल अल्फाबेट, राइट। किसी भी मैट्रिक्स के अंदर m रोज ना और n कॉलम्स होंगी। इफ अ मैट्रिक्स हैज m रोज एंड n कॉलम्स, तो उसका ऑर्डर कैसे रीड करेंगे, m/n ना, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था 2/3।
और उसको लिखने का तरीका m क्रॉस n है, लेकिन रीड करने का तरीका m बाई n है। अब मैं आपको किसी जनरल मैट्रिक्स का एक्सपेंशन समझाता हूँ। किसी मैट्रिक्स का अगर जनरल, आपको याद होगा एपी की, मेरे पीछे ट्यूबलाइट जल रही है, ये आप आज के लिए रिफ्लेक्शन रहेगा क्लास के अंदर, नेक्स्ट क्लास से ये रिफ्लेक्शन खत्म हो जाएगा। आई थिंक मैं इधर बैठूं तो ये रिफ्लेक्शन वैसे ही खत्म हो रहा है, रुक जाओ। ठीक है, आई थिंक ना ये कैमरा, चलो कोशिश करते हैं कि तुम्हें कम से कम रिफ्लेक्शन फेस करना पड़े। एपी के अंदर nth टर्म होती है, जीपी के अंदर nth टर्म होती है ना, लाइक यू कैन राइट an, राइट? तो ऐसे मैट्रिक्स का जो जनरल जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है, देखो मैट्रिक्स में क्या है, ये सिंबल हो गया मैट्रिक्स का, उसमें रोज कितनी है m, सपोज करो m, और कॉलम्स कितने n। और बच्चों मैट्रिक्स के अंदर कौन होता है? एलिमेंट्स होते हैं बच्चों, एलिमेंट्स। तो वो एलिमेंट है ए। अच्छा, वो एलिमेंट कहीं भी प्लेस होते हैं? नहीं, किसी पर्टिकुलर रो और पर्टिकुलर कॉलम में होते हैं। तो अब मान लो स्मॉल ए नाम का एलिमेंट है, तो वो आईएथ रो और जेथ कॉलम में होगा। और अगर आप इसको बी की फॉर्म में लिखते हैं, तो कैपिटल बी के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम स्मॉल बी लिखते हैं, और आईएथ रो जेथ कॉलम में वो एलिमेंट है, और ऑर्डर वही। अगर हम इसको कैपिटल सी लिखेंगे, तो कैपिटल सी के केस में हम एलिमेंट को लिखते हैं सी आई जे और m by n। Now this is way to write a general matrix। अब मैं आपको इसका एक्सपेंशन बताऊंगा। अगर एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर एलिमेंट a i j और ऑर्डर m by n है, तो आप इसको एक्सपेंड कर सकते हो। मैं बताता हूं इसका एक्सपेंशन क्या होगा। तो एक्सपेंशन में क्या आएगा, आप बता सकते हैं इसमें कितनी रोज हैं? ये से एनीवन जिसको नजर आ गया हो कि नंबर ऑफ रोज कितनी है? नंबर ऑफ रोज कितनी है प्यारे बच्चों? m है ना, m। चेक करो, m रोज है ना, इसको रोज बोलते हैं ना, रोज बाई कॉलम, ऐसे ही रीड करते हैं, रोज बाई कॉलम। ठीक है। सो फर्स्ट रो, ये आपका सेकेंड रो हो गया बच्चों, थर्ड रो हो गया। नहीं वो तो ठीक है, कितनी रोज हैं? अब वो m रोज हैं, तो आखिरी रो का नंबर जो होगा वो mth रो होगा। सिमिलरली ये आपका फर्स्ट कॉलम है, ये आपका सेकेंड कॉलम है, ये आपका थर्ड कॉलम है, एंड सो ऑन। जो आपका लास्ट कॉलम है वो nth कॉलम होगा। और ऑब्वियसली मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे उनको मैं डिस्क्राइब कर रहा हूं। तो यहाँ जो एलिमेंट आएगा वो ए, और फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में होगा। यहाँ जो मैट्रिक्स में एलिमेंट आएगा ए, और फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। भाई ऑब्वियसली ए की वैल्यू हर एलिमेंट के अकॉर्डिंग वेरी करती है। उसको डिफाइन करने का तरीका क्वेश्चन में लिखा होता है, तो वो क्वेश्चन डिफाइन करके देगा कि एलिमेंट की वैल्यू कैसे लेनी है और क्या उसका वे क्या होगा फाइंड आउट करने का। ये जनरल है। जनरल का मतलब क्या हो गया कि आपको एलिमेंट की वैल्यू ए लिखनी है, उसके एड्रेस फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, अगला फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, अगला फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सो ऑन। यहां जो आएगा फर्स्ट रो nth कॉलम, नेक्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, डॉट डॉट डॉट, सेकंड रो nth कॉलम। उसके बाद बच्चों थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, एंड देन थर्ड रो nth कॉलम। उसके बाद बच्चों mth रो फर्स्ट कॉलम, mth रो second column, mth row, third column, and the last one should be element of mth row, nth column। तो कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई कि अगर हम बात इस येलो कलर के मैसेज की करें, या फिर हम बात इस ग्रीन कलर के मैसेज की करें, बोथ द इंफॉर्मेशन आर सेम। मानते हो या नहीं? बस एक सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। तो जो येलो वाली इंफॉर्मेशन है वो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखी हुई है ना, उसमें एलिमेंट्स एक्सपेंड नहीं किए हैं, उनकी इंडिविजुअल वैल्यू नहीं बताई है, बस एक कैरेक्टरिस्टिक बता दिया कि एलिमेंट्स ऐसे होंगे। और जो ग्रीन वाली इंफॉर्मेशन है वो इसी एलिमेंट का, वो इसी इंफॉर्मेशन का डिटेल्ड वर्जन है, जिसमें एक एक एलिमेंट के बारे में अलग से बात हो रही है। तो उसको क्या बोलेंगे हम? बेसिकली एक तरीके से वो रोस्टर फॉर्म भी कह सकते हैं आपको। लिखो सी फॉर क्लियर बच्चे ना, और डी फॉर डाउट। अगर आपको समझ में आ गया कि दोनों चीजें सेम है, एक सेट बिल्डर है, एक उसका एक्सपेंशन है, बेसिकली आप उसको रोस्टर फॉर्म भी कह सकते हैं, राइट? ओके, आगे चलते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट क्या है, हमने ये मैट्रिक्स के सारे पॉइंट्स कवर कर लिए ना, ये जनरल मैट्रिक्स तक आपको समझा दिया। नेक्स्ट आता है बच्चों तुम्हारे पास, बहुत इंपॉर्टेंट। सपोज करो किसी मैट्रिक्स के अंदर ऑर्डर 2/3 का है। ऑर्डर जो है ना बच्चों 2/3 का है, तो इट्स वेरी क्लियर कि वो मैट्रिक्स ऐसा होगा। वो मैट्रिक्स कुछ ऐसा दिखेगा।
फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। तो प्यारे बच्चों एक बात बताओ, अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर 2 रोज एंड 3 कॉलम से काउंट करके बता सकते हो कितने एलिमेंट्स आएंगे? 1 2 3 4 5 6, विच इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ दीज टू, विच इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू, 2 3 जा 6 ना। सो मैं वही एक इंफॉर्मेशन आपके सामने लिख रहा हूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स ए विल बी 2 into 3 विच विल बी 6। सो एक नोट हमें अपने दिमाग में हमेशा याद रखना है। वो नोट क्या है बच्चों, कि अगर कोई मैट्रिक्स आती है से ए आई जे, उसके अंदर एलिमेंट्स हैं एम, सॉरी उसका ऑर्डर है m by n, एंड देन यू आस्क सर नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताओ इस मैट्रिक्स में कितने आएंगे। सो आई विल सिंपली से दैट इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, वॉट एवर रिजल्ट कम्स आउट दैट विल बी योर नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है बेटा, लिखो C फॉर क्लियर, D फॉर डाउट। अगर आपको ये बात समझ में आ गई, हाँ ये कोड मेरे लिए जरूरी है बच्चों, कोड लिखते चले जाना। डी लिखोगे तो अपन लोग बहुत खुल के बात करेंगे, आपके पॉइंट को जब तक सेटल नहीं होगा आगे नहीं जाएंगे। आप बस डी लिखने की जो है ना बोलते हैं ना गर्ड्स रखा करो कि हाँ मुझे डी लिखना है, बाकी मैं संभाल लूंगा, चिंता मत करो, मैं आपके डाउट को सेटल करके ही आगे बढ़ूंगा। लेट्स प्रोसीड विद द क्लास वर्कशीट 1। जो बच्चे नए हैं मैं उन सबको बता दूं कि हम लोग कैसे पढ़ते हैं। ये असाइनमेंट आपके पास होगा इस बुकलेट फॉर्म में, ये बुकलेट आपको विद्यांजलि से मिलेगी, इसके लिए आप प्रियंका मैम से फोन पे बात करिएगा। अ, ये बच्चों क्लास वर्कशीट 1 है, इसका एक एक क्वेश्चन रवि सर का, ठीक है, ये एक एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा। और उसके बाद जब मेरी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी तो मैं आपको होमवर्क दूंगा, स्टूडेंट प्रैक्टिस शीट। ये सारे क्वेश्चन आपको खुद करने होंगे ना, इट्स अ काइंड ऑफ होमवर्क। ठीक है बच्चों, अगली क्लास में जब मैं आपसे मिलूंगा, मैं नेक्स्ट क्लास में इसके डाउट्स ना, इसके डाउट्स जो हैं वो सुनूंगा पक्का ना। उसके लिए मैं आपके साथ एक क्लास फिक्स करूंगा अलग से, जो आपको मिलेगा टाइम अलग से ना, क्लास के अलावा टाइम मिलेगा इसके डाउट सुनने के लिए। ये वीकली क्लास होगी, वंस इन अ वीक, और इन द वेरी नेक्स्ट, जैसे मान लो वो डाउट क्लास संडे होती है तो मंडे होमवर्क सबमिट करना होगा। ये ध्यान रखना, मतलब कोई कामचोरी मत करना कि हम होमवर्क नहीं करेंगे, कौन मॉनिटर कर रहा है, कौन ऑब्जर्व कर रहा है। बेटा हमने ऑनलाइन से ना बहुत कुछ सीखा है, अगर हमें ऑनलाइन पढ़ाना भी पड़ गया तुमको इंसान बना के पढ़ाएंगे, तुम्हारे मार्क्स अच्छे दिलवा के ही रहेंगे तुमको अच्छे से। हमें पता है कि इस बार हमसे क्या गलतियां हुई और ठीक कैसे करनी है। तुम्हारा होमवर्क मॉनिटर जरूर किया जाएगा, और वो ऑनलाइन सबमिशन नहीं होगा होमवर्क, पता लगा पीडीएफ बना बना के एक दूसरे के नाम चेंज कर करके भेज रहे हो। ये आपको कॉपी फिजिकली सबमिट करनी होगी विद्यांजलि के अंदर आके वंस इन अ वीक, और वो उसके लिए रैंडमली मैं बुला सकता हूँ किसी को भी कि आप भैया तुम्हारी कॉपी तो मैं पर्सनली चेक करूंगा। सबमिट सबको करनी है, चेक जिसकी करनी है पर्सनली वो मैं अलग से बुला लूंगा कि भैया तुम मुझे दिखाओगे लाके कॉपी अपनी। और रैंडमली पूरी क्लास पूरी में किसी का कभी भी नंबर में वीक में जो है वो किसी का भी नंबर आ सकता है वो। इसके लिए हम बात करेंगे खुल के, लेकिन फिलहाल अभी क्लास कंटिन्यू करेंगे। क्लास वर्कशीट 1, रीड फर्स्ट क्वेश्चन। A matrix has 28 elements। ठीक है, क्लास वर्कशीट 1 यहां से शुरू करते हैं। चले, क्या है क्लास वर्कशीट 1? A matrix has 28 elements, write all the possible orders of a matrix। ठीक है भाई, एक बात बताओ, अगर एक मैट्रिक्स के अंदर 28 एलिमेंट्स हैं, यानी मुझे पहले से पता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स 28 हैं, तो आप बता सकते हो पॉसिबल ऑर्डर्स क्या रहा होगा ना, ऑर्डर पॉसिबल ऑर्डर्स। तो ये क्वेश्चन नंबर 1, पॉसिबल ऑर्डर्स। बच्चों एक बात बताओ, अगर किसी मैट्रिक्स में एक रो है और 28 कॉलम है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? यस बेटा, ऑब्वियसली 1 into 28 यानी 28 एलिमेंट्स होंगे। तो अगर आपकी मैट्रिक्स में 28 एलिमेंट्स हैं यानी पॉसिबल ऑर्डर 1 by 28 हो सकता है। नॉट इवन 28 by 1 भी हो सकता है भाई, 28 रोज एंड 1 कॉलम भी हो सकता है। और बताओ बच्चों, और बताओ अपने सजेशन बताओ। अच्छा 7 4 है, वेरी गुड युवराज। लेकिन मैं कहता हूँ कि जरा 1 के बाद 2 पे चलें, 2 के बाद जब 4 की बात आएगी तब हम आपकी बात करते हैं ना, नहीं तो मिस हो जाएगा चाहे कुछ ना कुछ बीच में। 2 by 14 और 14 by 2 ना, ये भी पॉसिबिलिटी है ना, ये भी पॉसिबिलिटी है। 3 से 28, 28 3 से डिवाइड नहीं होगा तो 3 वाली लाइन छोड़ दो। फिर आपको युवराज ने 4 बाई तो वो ही दिया था, 4 बाई 7, तो 7 बाई 4 भी हो जाएगा। एनीथिंग एल्स बच्चों? 28 और किससे डिवाइड होता है? 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, है ना, 8 से नहीं हो, 7 से होगा, 7 से होगा। तो 7 बाई 4 और 4 बाई 7 ऑलरेडी काउंटेड है। आई थिंक ये 6 ही है बेटा, चेक कर लो, ये आपके पास 6 ही है ना।
हाँ, तो ये आपका आंसर, तो ये पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चैंपियन। कोई भी डाउट हो इमीडिएटली माइक ऑन कर लेना और मुझसे बात करनी है कि सर आई हैव अ डाउट, और टू बी कोई भी पॉइंट डिस्कस करना हो। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो बेटा, क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 2 में? हाउ मेनी मैट्रिसेस कैन बी फॉर्म इफ इट कंटेन्स 12.35 एलिमेंट्स? तो भाई एक बात बताओ, अगर कोई मैट्रिक्स है, अगर कोई मैट्रिक्स है m by n ऑर्डर की, और मैं सामने से तुमको बता रहा हूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस मैट्रिक्स 12.35 है, सो मेरा क्वेश्चन ये है कि कितनी मैट्रिसेस ऐसी बना सकते हैं? जैसे लास्ट टाइम क्वेश्चन कितना था, तो 6 मैट्रिसेस, 6 टाइप की मैट्रिसेस आप बना सकते हो ऑर्डर वाइज ना। वैसे और भी तरीके से बन जाएंगे। मैं बताता हूँ ना, जिन लोगों ने परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा उन्हें समझ में आ गया होगा मैं क्या कह रहा हूँ। बेटे ए बी और बी ए दो अलग अलग मैट्रिसेस होंगी, मानते हो या नहीं? देखो ध्यान से देखो, ये 1/2 एक रो 2 कॉलम है, और ये भी एक रो 2 कॉलम है। तो चेक करके देखो कि 1/2 वाले ये दो अलग अलग मैट्रिसेस हो गए ना, ए बी बी ए, ऑर्डर चेंज हो गया, जिसको बोलते हैं परमुटेशंस। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको क्या बोलते हैं? अरेंजमेंट्स और परमुटेशंस बोलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि 6 होंगे, 6 के अंदर भी सब मैट्रिसेस काफी बनेंगी, बात उनकी नहीं कर रहे हैं, बट ठीक है। 6 डिफरेंट टाइप के ऑर्डर तो तुमको लास्ट टाइम दिख ही गए थे। अब मेरा सवाल ये है कि अगर किसी मैट्रिक्स में 12.35 एलिमेंट्स हैं, तो पॉसिबल मैट्रिसेस कितनी होंगी? भाई एक बात बताओ, मेरी क्लास में 12 बच्चे हैं या 13 बच्चे हैं, ये तो फिर भी सुनने में समझ में आता है। अगर मैं किसी को बोलूं कि मेरी क्लास के अंदर जो डेस्केस हैं, जो रोज एंड कॉलम्स आराम से डेस्केस में बनाए जा सकते हैं, उनमें 12.35 स्टूडेंट्स बैठे हैं, इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल? क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि 12.35 स्टूडेंट बैठ सकते हैं किसी क्लासरूम में? हाँ, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखना, नो, नो सच मैट्रिक्स, नो सच मैट्रिक्स विल एग्जिस्ट, no such matrix will exist because number of elements will be natural number, will be natural number। ठीक है जी, ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? कंस्ट्रक्ट। ये क्वेश्चन सीबीएसई में बहुत पॉपुलर हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करो। अच्छा, मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, ये बैच जो है ना आपके, जो जो भी वीकडे, एक वेंसडे, एक ट्यूसडे थर्सडे जो बैच है, और एक जो सैटरडे संडे का जो बैच है, ये दोनों ही बैचेस जो हैं आपके सीबीएसई के बैचेस हैं। ठीक है जी। जो लोग जेई मेंस में इंटरेस्टेड हैं, उनको मंडे एंड वेंसडे दो अलग क्लासेस पढ़नी है। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक बैच चूज करना है, और उन दोनों में से जो भी चूज करोगे, वो दोनों टाइप के जो बच्चे हैं वो यहाँ जेई मेंस अटेंड करेंगे। समझ में आ गया फंडा? आप समझे? इन बैचेस में जहां मैं फुल स्टॉप लगाऊंगा या कॉमा लगाऊंगा, उसके आगे कंटिन्यू यहां करूंगा जेई, ये सबके लिए कंपलसरी नहीं है। जो लोग तैयारी करना चाहते हैं, ऑब्वियसली इनमें तो कॉमर्स वाले भी बैठेंगे, ये तो साइंस कॉमर्स दोनों के लिए कॉमन बैच है ना। तो ये जेई वाला बच्चा, जो जो साइंस का बच्चा है, जो चाहता है कि वो जेई मेंस का एग्जाम देगा और उसमें रैंक निकालना चाहता है, ये मंडे एंड वेंसडे उसके लिए ऑनलाइन क्लासेस है। वो आप प्रियंका से बात करोगे तो पूरा डिटेल टाइम टेबल आपको दे देगी। ठीक है बेटा, लिखो सी फॉर क्लियर। अगर आपको टाइमिंग्स बैच की फॉर्मेशन क्लियर हो, ये सीबीएसई है, ये सीबीएसई है, ये सीबीएसई है, चूज ईदर ट्यूसडे थर्सडे और चूज सैटरडे संडे। इसमें कोई एंट्रेंस की बात नहीं होगी। जिसको एंट्रेंस पढ़ना है वो मंडे वेंसडे मेरे साथ ऑनलाइन पढ़ेगा, जिसके डाउट्स ऑफलाइन होंगे। यस, ये भी ध्यान रखना, जिसके डाउट्स ऑफलाइन होंगे, इसके डाउट्स हमेशा ऑफलाइन होने हैं, ताकि आपके कुछ रह जाए ऑनलाइन कमी, तो वो पूरी की जा सके आपकी कम से कम। ठीक है, लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, कंस्ट्रक्ट अ 3/2 मैट्रिक्स whose elements can be defined this way। लेट्स सी कि क्या कहना चाह रहा है। कितने लोगों को पता है कि सर ने ए आई जे जनरल एलिमेंट लिखा था? याद आया आपको? याद आ गया आपको बेटा? ए आई जे क्या था, सर ने थोड़ी देर पहले लिखा था ना मैट्रिक्स का, वो याद करो, एक्सपेंशन जब मैं कर रहा था। इसमें देखो, तो मैंने तुमको बोला था कि ए आई जे इज अ काइंड ऑफ जनरल एलिमेंट। तो आज किसी ने जनरल एलिमेंट बता दिया तुमको, अब बोल रहा है कि जनरल एलिमेंट पता है, तो फिर तुम पूरी डिटेल्ड मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करके दो मुझे। तो चलो कोई बात नहीं, मेरे को एक बात समझ में आ गई कि एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर कोई जनरल एलिमेंट है,
जिसका ऑर्डर आई थिंक 3/2 था जी, 3/2 था। चले बेटा, बहुत सिंपल है, आपने कंस्ट्रक्ट कर दिया 2 मिनट के अंदर, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो ना 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 सेकंड कॉलम के बाद तो कुछ है ही नहीं। उसके बाद आपने क्या कर दिया, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, देन थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, देन थर्ड रो सेकंड कॉलम। ओके बच्चों, इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। 3 रोज 2 कॉलम। अच्छा, उसने ना एलिमेंट को डिफाइन करके दिया है आपको ना। मजे वाली बात क्या है कि इस बार उसने एलिमेंट को डिफाइन करके दिया है एज व्हाट, चेक करो, हाफ मॉडुलस ऑफ आई माइनस 3j। लेट मी क्रॉस चेक दिस ना, कभी कभी कॉपी करते टाइम इंफॉर्मेशन गलत हो जाती है। ठीक है बेटा, चलें डिजाइन कर लें फटाफट, फटाफट डिजाइन कर लेते हैं ना। A11, तो यार जहां भी आई है, आपको समझ में आ रहा है बच्चों कि ये आई है और ये जे है, तो जो भी आई है वो 1 हो जाएगा और जो भी जे है वो भी 1 हो जाएगा। आप कैलकुलेट करो इसको जल्दी से, कितना निकल के आता है। 1 - 3, अच्छा 1 - 3 मतलब -2, -2 का मॉडुलस क्या होगा, -2 का मॉडुलस क्या होगा दोस्तों, 2, और 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, यानी A11 का एलिमेंट 1 आएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन बेटा? लिखो C फॉर क्लियर, D फॉर डाउट। आपको समझ में आ गया सर, एलिमेंट की वैल्यू तक निकाल पाएंगे इस बार। बट मैं 12th क्लास का बच्चा हूं, मैं इतने स्टेप्स कैसे लिख सकता हूं, क्यों भाई, मैं 12th क्लास का बच्चा इतने सारे स्टेप्स कैसे लिखूंगा, अरे मेरा पेपर ही पूरा नहीं होगा। चलो शुरू करते हैं। ओरल, यहाँ 1 रखा, यहाँ 3 × 1 रखा, कितना आ गया, तो कितना आ गया, 3 में से 1 गया, -2 का मॉड 2, 2 को 1/2 से डिवाइड किया 1, ऐसे करना है। ओके, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, आई की वैल्यू 1 है दोस्तों, जे की वैल्यू 2 है, तो 2 3 6, 6 में से 1 गया, -5, -5 का मॉड लेंगे 5 और उसको 2 से डिवाइड करेंगे 5/2। बेटा कोई एलिमेंट गलत कैलकुलेट कर दूं तो रोक देना मुझे। आगे A21, तो आई की वैल्यू बच्चों 2 रखनी है, जे की वैल्यू 1 रखनी है, तो 2 में से 3 गया, -1 का मॉड 1, 1 को 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1/2 ही आएगा। A22, आई का वैल्यू 2, जे का वैल्यू 2, तो 3 2 6, 6 में से 2 गया, -4, -4 का मॉडुलस 4, 4 को 1/2 से डिवाइड करेंगे तो 2। नेक्स्ट, समझ में आ रहा है बच्चों, सब माइंड कैलकुलेशन है, वही करनी है एग्जाम में भी। 3 1, ये 3 है और जे की वैल्यू 1 है, तो 3 - 3 0, 0 इंटू हाफ 0 हो गया ना, और 3 2, ठीक है बेटा, 3 2 में क्या आएगा, 3 - 2 3 6, 6 - 3, -3 का मॉड 3, 3 को 2 से डिवाइड करेंगे 3/2। सो योर मैट्रिक्स इज, जो मैट्रिक्स क्रिएट होके आएगी यानी कंस्ट्रक्ट होके आएगी, वो आएगी 1 5/2, देन 1/2, देन 2, देन 0, देन 3/2। आप प्लीज एक आंसर मैच कर लें शीट में ना। 1 1/2 0, चेक करो अपना आया फर्स्ट कॉलम, 1 1/2 0 सही है। 5/2 2 3/2, 5/2 2 3/2। ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर। कोई डाउट हो तो आप मुझे माइक ऑन करके बात कर सकते हैं, चैटिंग में डी लिख सकते हैं, मैं आपसे इमीडिएटली बात करना शुरू करूंगा अगर कोई डाउट हो। डोंट बी शाय ना, शाय बच्चों की जगह नहीं होती है। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ गया तो क्लियर लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन नहीं समझ में आया तो बताना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/1 whose elements are defined with this। थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री आ गया बीच में, कर लेंगे कोई बात नहीं, डोंट वरी, रवि सर हैं और तुम भी तो हो। तो एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है आई थिंक 3/1 का, तो 3/1 का एक मैट्रिक्स है बच्चों, और 3/1 के मैट्रिक्स के अंदर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, उल्टा बोल गया, 3 रोज हैं भाई, 3 रोज हैं, कॉलम एक ही है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, इसको बोलते हैं 3 रोज, 3 रोज और एक सिंगल कॉलम। ठीक है, तो उसके बाद बच्चों क्या करना है, अब आपको ए आई जे मैं बताता हूं कि उसने क्या लिख के दिया है। ई की पावर, ई मतलब एक्सपोनेंशियल ना, ई की पावर -i में एक्स, ये आई है, देन आपने लिखा हुआ है कॉस, कॉस π/2 यानी कि 90 इंटू में i प्लस जे एक्स, आई प्लस जे एक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। A11 में i की वैल्यू 1 इंटू एक्स,
cos पाई बाई 2, i का वैल्यू बच्चों 1 और j का वैल्यू भी 1। तो ओवरऑल सिचुएशन क्या हो गई है आप मुझे वो बता दो बस, ठीक है, मैं उसके अकॉर्डिंगली इसको लिख दूंगा। तो ये हो गया है तुम्हारे पास cos पाई बाई 2 प्लस एक्स। डू यू अंडरस्टैंड cos 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, विच क्वाड्रेंट इज दिस वन? सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर दोस्तों कौन पॉजिटिव होता है? क्या कॉस पॉजिटिव होता है, ये बताओ। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कॉस नेगेटिव होता है, आंसर माइनस में आएगा। एंड 90 जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को चेंज कर देगा ना, कॉस का साइन हो जाएगा। तो cos 90 plus x will be minus sin x and your answer should be e की पावर minus x into sin x। तो congratulations, इतनी देर में A11 निकल के आया, क्योंकि अब आपका IJ डिफिकल्ट हो गया ना, मतलब जो जनरल एलिमेंट है वो थोड़ा सा अजीब हो गया। नेक्स्ट A12, A12 में बच्चे e की पावर माइनस e की पावर 1 इंटू में x और cos E12 नहीं है, सॉरी E21 है ना, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो जहां भी आपका i था ना, जहां भी आपका आई था, मैं हाईलाइट कर देता हूँ कहाँ कहाँ आई था। एक यहाँ आई था, एक यहाँ आई था और एक ये जे था। तो जहां भी आपका आई है बेटा वो 2 हो जाएगा और जहां भी आपका जे है वहां 1 हो जाएगा। देखते हैं कि किस टाइप का कैलकुलेशन जनरेट होता है। तो ये हो जाएगा ई का पावर माइनस 2x इंटू कॉस पाई बाई 2, आई का वैल्यू 2 है बेटा और जी का वैल्यू 1 है इंटू में एक्स। ठीक है, सॉल्व करके बताओ क्या बनता है ये। ई की पावर माइनस 2x और cos, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो पाई प्लस एक्स। अच्छा एक बात बताओ, ये 180 प्लस एक्स कौन सा क्वाड्रेंट है? पाई प्लस एक्स कौन सा क्वाड्रेंट है? वो पाई प्लस एक्स तो थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर cos क्या होता है? थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर cos क्या होता है? नेगेटिव होता है, नेगेटिव, है ना। तो ये लो माइनस, और पाई चेंज नहीं करेगा तो cos x, दैट्स इट, ये आपका एलिमेंट, यानी कि माइनस ई की पावर 2x इंटू cos x। तो ये आ गया सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट का वैल्यू आ गया। नेक्स्ट थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो जहां भी आपके पास आई है वहां आप 3 पुट करेंगे और जहां भी आपके पास जे है वहां आप 1 पुट करेंगे। तो ये आ गया पाई बाई 2 इंटू में 3 प्लस एक्स 1 इंटू में एक्स। ओवरऑल सॉल्व किया तो पता लगा ये आ गया आपका ई की पावर माइनस 3x और कॉस 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स। डू यू रियली अंडरस्टैंड? 3 पाई बाई 2 यानी कि 270 कहाँ, 270 प्लस एक्स कौन सा क्वाड्रेंट है? 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड ध्वनि। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर cos पॉजिटिव होता है लेकिन 3 पाई बाई 2 है चैम्प, चेंज हो जाएगा sin x। सो दैट इज योर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। ओके, सो व्हाट विल बी द मैट्रिक्स? अब तो सारे एलिमेंट आप जानते हो। आपने बोला था आपको 3/1 का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है। तो e की पावर माइनस एक्स, इनफैक्ट माइनस में आया था तो वो sin x था आई थिंक शुरुआत में। और उसके बाद e की पावर माइनस 2x cos x है, देन लास्ट में e की पावर माइनस 3x इंटू में sin x है। लेट्स क्रॉस चेक द वैल्यू। ये तो क्रॉस चेक हो ही गई, और चेक कर लेते हैं। ऑफ कोर्स ये भी क्रॉस चेक हो गई, ये वैल्यू भी सही है और सही कॉपी किया देखो, हाँ ये भी सही है। लिखो बच्चों C फॉर क्लियर, D फॉर डाउट। मेरी तरफ से ये आंसर है और उम्मीद करता हूँ ये मैच भी हो रहा होगा। सही है, मैच भी हो रहा है। ओके, गुड बेटा गुड, ये आपका आंसर हो गया। ओके नेक्स्ट। अच्छा इससे पहले हम आगे बढ़ें, आपको बता देते हैं कि आप कौन कौन से क्वेश्चन कर सकते हो। देखो ये आप होमवर्क में फर्स्ट क्लास ये वाले क्वेश्चन कर सकते हो। फिर आप ये क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन अभी तक मैंने आपको करा दिए। देखो इतने सारे क्वेश्चन, अब आपको होमवर्क में फर्स्ट क्लास हेल्प मिलेगी, राइट। ये भी कर सकते हो, 6 भी कर सकते हो, ठीक है। 7th 8th पे आते हैं, पहले क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बेटा? क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि कंसिडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ मेन विमेन वर्कर्स इन द फैक्ट्रीज 1 2 3। तो ये फर्स्ट फैक्ट्री, ये सेकंड, ये थर्ड। मेन वर्कर्स फर्स्ट फैक्ट्री में कितने हैं? विमेन वर्कर्स फैक्ट्री में कितनी हैं? फर्स्ट फैक्ट्री की बात हो रही है, 30 एंड 25। सेकंड में इतना डेटा है, थर्ड में इतना डेटा है। कहते हैं रिप्रेजेंट द अबव इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है बेटा, तो रोज कॉलम की टर्म में लिखना है। अच्छा आपको एक बात समझ में आ गया कि जो मैट्रिक्स होगी उसके अंदर 2 इंफॉर्मेशन आएंगी।
एक तो फैक्ट्रीज कौन कौन सी हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड ना, एक तो फैक्ट्रीज कौन कौन सी हैं, और उन फैक्ट्रीज के अंदर मेन विमेन वर्कर्स कितने हैं। चलो फिर एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर आई थिंक 5 है, लेट्स चेक। हाँ 5 है। तो मुझे आप बताओ बच्चों, एक बात बताओ कि ये मैट्रिक्स के अंदर हम इसको लिख देते हैं, पहली रो में हम फर्स्ट फैक्ट्री की इंफॉर्मेशन लिखेंगे, सेकंड फैक्ट्री और ये थर्ड फैक्ट्री, और फर्स्ट फैक्ट्री में मेन वर्कर्स कितने थे, वुमेन वर्कर्स कितनी थी, इस तरीके से इंफॉर्मेशन लिख देते हैं। तो बताओ तो इंफॉर्मेशन कितनी है, 30 25, 30 25, सेकंड की क्या है 25 31, और थर्ड की क्या है बेटा 27 26। और आपने इसमें 3 रोज ना काउंट कर सकते हैं आप, रोज कितनी है आपके पास, 3 रोज और 2 कॉलम्स। वेल दिस इज नॉट द यूनिक वे टू एक्सप्रेस दिस इंफॉर्मेशन, आप चाहो तो इसको एक और ऑप्शन में लिख सकते हो। आप एक काम करो, कॉलम्स में फैक्ट्रीज की इंफॉर्मेशन को ले जाओ। तो आप जो फर्स्ट कॉलम है उसमें फर्स्ट फैक्ट्री की इंफॉर्मेशन लिखना, सेकंड कॉलम जो है ना आपका उसमें सेकंड फैक्ट्री की इंफॉर्मेशन लिखना, जो थर्ड कॉलम है उसमें थर्ड फैक्ट्री की इंफॉर्मेशन लिखना, और मेन वर्कर्स कितने हैं और वुमेन वर्कर्स कितनी है वो यहां लिख दो। ठीक है जी। तो बताओ, फर्स्ट फैक्ट्री में 30 मेन है ना, 30 मेन है, 25 वुमेन है। सेकेंड फैक्ट्री में 25 मेन है, 31 विमेन है। थर्ड फैक्ट्री के अंदर 27 मेन है, 26 विमेन है। दैट्स इट दोस्तों। अच्छा, अब आपको एग्जाम में दोनों नहीं लिख के आने, मेक श्योर आप एक कोई एक फॉर्मेट लिख के आएंगे। लिखो C फॉर क्लियर, D फॉर डाउट। एक स्टेटमेंट लिखी हुई प्रॉब्लम्स को आप आराम से मैट्रिक्स में कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं अपने कंफर्ट में। ऐसा नहीं कि आप पहला वाला लिखेंगे तो मैं मार्क्स दूंगा, आप दूसरा वाला लिखेंगे तो भी मैं उतने ही मार्क्स दूंगा जितना पहले वाले ऑप्शन में देने वाला था। After this, you can do these two questions homework, question number 7 and question number 8. 7 and 8 में कुछ इन इंग्लिश में इंफॉर्मेशन लिखी हुई इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट्स। आप वो स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। एम आई राइट बेटा? ये इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है ना, इसको पढ़ के आप मैट्रिक्स में कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे। तो ये आपको होमवर्क में करना है, करना जरूर है, करोगे नहीं तो आएगा नहीं, ये याद रखना। चलिए आगे चलते हैं। सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन, नॉट फ्रॉम माय साइड, एज पर स्टूडेंट्स रिव्यू ना, स्टूडेंट बोलते हैं सर क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा डिफिकल्ट है। तो मैं इससे पहले मैं आगे जाऊं, मैं आप सबको एक कॉन्सेप्ट छोटा सा क्लियर करके देना चाहता हूं जो कि 11th क्लास का है। फुल फॉर्म सुनाओ अगर आप जानते हो, इसको जानते हो, इसका फुल फॉर्म क्या है? आप माइक में बोल सकते हैं बेटा, जरूरी नहीं कि चैट में लिखें। नहीं कि बता, अच्छा चलो चैप्टर का नाम बता दो, ये कहाँ सुना है? वो तुम सारे तो मेरे जैसे हो, मुझे भी नहीं पता होता तो कुछ है। ये तो मेरे को पढ़ाते पढ़ाते आ गया सब कुछ, नहीं तो मैं कहाँ पढ़ता था। मजाक कर रहा हूँ, बहुत अच्छा से पढ़ता था, तुम लोग ढंग से नहीं पढ़ के आए ना। परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन नाम सुना है? लिखो यस और नो। परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन, सही है। तो पीएनसी के अंदर बेटा एक टॉपिक आता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ठीक है, एफपीसी, फंडामेंटल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ काउंट, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। दोस्तों इतनी तो मुझे पता है, इतने सालों में पढ़ाते हुए एक बात तो समझ में आ गई है कि सारे बच्चे 11th क्लास के जो है टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ के नहीं आते। सो यू डोंट वरी अबाउट दैट कि अगर आपका 11th का सेक्शन कोई पुअर रहा है या वीक रहा है, डोंट वरी। जैसे मेरा एफपीसी यूज होना है तो देखो मैं डिस्कस कर रहा हूं तुम्हारे साथ, ऐसे ही 12th में जब जब 11th को यूज होनी होगी, रवि सर विल हेल्प यू एटलीस्ट वंस, मिनिमम वन टाइम, मैक्सिमम तुम बता देना कितनी बार तुम्हें हेल्प चाहिए। ठीक है, लेकिन ये तुम्हें बताना पड़ेगा। मैं रवि हूँ, रवि बाबा नहीं हूँ ना, वो अंतर्यामी बाबा नहीं हूँ। मैं तुम्हारे हाथ को देख के बता दूं कि तुम, अरे तुमको एफपीसी नहीं आता, तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री नहीं आता, भाई ऐसा बाबा नहीं हूँ मैं ना। यू हैव टू टॉक टू मी, आपको बताना पड़ेगा, यू हैव टू एक्सप्लेन योर प्रॉब्लम्स, देन विल रेक्टिफाई देम, अदरवाइज तो मेरे को कैसे पता लगेगा। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। एफपीसी में लॉ ऑफ एडिशन एंड लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन होता था। मैं बताता हूँ ये क्या है, लॉ ऑफ एडिशन एंड लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन। लॉ ऑफ एडिशन क्या कहता है, पहले हम इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों एक बात बताओ, ये है एक मूवी हॉल,
मूवी खत्म होगी तो ऑब्वियसली घर तो जाओगे। लेफ्ट साइड में 2 एग्जिट डोर हैं, राइट साइड में 3 एग्जिट डोर हैं। अगर तुमको मौका मिले इस मूवी हॉल से बाहर जाने का, तो आप कितने डिफरेंट तरीके से मूवी हॉल से बाहर आ सकते हैं? कोई 8th क्लास का बच्चा बता देगा कितने डिफरेंट तरीके से आप मूवी हॉल के बाहर आ सकते हैं? तो आंसर इज 5 वेज। ठीक है, 5 वेज। 5 वेज कैसे? या तो मैं इस दरवाजे से बाहर निकलूंगा, या मैं इससे, या मैं इससे, या फिर इससे, या फिर इससे। एग्री डिसएग्री लिखो, ए फॉर एग्री, डी फॉर डिसएग्री। 5 ही तो तरीके हैं बच्चों। अच्छा मैं इसको ना एक बात बताता हूँ ना, लेफ्ट साइड में कितने डोर हैं आप बताओ, लेफ्ट साइड में कितने डोर हैं? 2 वेज ना, 2 तरीके हैं। और राइट साइड से एग्जिट लेना हो तो, अगर राइट साइड से एग्जिट लेना हो तो वेरी गुड, 3 वेज। चैंपियन एक बात बताओ, अगर तुम लेफ्ट वाले डोर यूज कर रहे हो तो राइट वाले तुम्हारे लिए कंपल्शन थी, ऑप्शन थी? चलो अब बताओ। अगर आपने मन बना लिया कि आप लेफ्ट साइड से बाहर जाओगे तो राइट वाला आपके लिए ऑप्शन था। वेरी गुड युवराज, वेरी गुड, ऑप्शन था। और अगर आप राइट साइड से बाहर जा रहे हो तो लेफ्ट वाला आपके लिए क्या है? ऑप्शन है। अगेन ऑप्शन है ना, अगर आप राइट साइड से बाहर जाओगे तो लेफ्ट वाला भी ऑप्शन है। सो कितने लोगों को समझ में आ गया कि यहाँ 2 वेज जो लेफ्ट साइड वाली जॉब है और 3 वेज जो राइट साइड वाली जॉब है वो ऑप्शनल जॉब है, मानते हो? दीज टू जॉब्स आर ऑप्शनल जॉब्स। चले अब आगे बात करते हैं। ऑप्शनल जॉब्स को ऐड किया जाता है वेनेवर यू फील कि चॉइसेस हैं। क्या है दोस्तों? चॉइसेस हैं। तो आपको चॉइसेस के केस में जॉब्स को ऐड करना होता है। तो आप बताओ 2 + 3 कितने तरीके से मूवी हॉल से बाहर आ सकता है? 5 वेज, विच इज 101% एक्यूरेट। सबको पता है कि 5 ही दरवाजे थे तो 5 ही तरीके से बाहर आओगे। अच्छा अब पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। हमें मल्टीप्लाई कब करना है? ठीक है, मल्टीप्लीकेशन लॉ। अच्छा एक बात बताओ, अभी मैं ए को ए को सी के घर जाना है और बीच में बी का घर पड़ता है और कोई भी रास्ता ए से सी के घर सीधे नहीं जाता। ठीक है बच्चों, चलो अब काउंट करें, इनके नाम लिख लेते हैं। रोड 1, रोड 2, रोड 3, रोड 4, रोड 5। इनके नाम बताओ। अच्छा अब आप बताओ कितने डिफरेंट तरीके से ए सी के घर पहुंचेगा? रोड 1 पकड़ के रोड 3, सही है। एंड देन रोड 1 पकड़ के रोड 4, चेक करो, सही है। रोड 1 पकड़ के रोड 5, लेटर ऑन रोड 5, वेरी गुड। काउंट करके बताओ ऐसे कितने रास्ते निकल के आएंगे? रोड 2 के बाद रोड 3, रोड 2 के बाद रोड 3, रोड 2 के बाद रोड 4, रोड 2 के बाद रोड 5। आर यू गेटिंग दिस? कितने रास्ते निकल के आए दोस्तों, जल्दी से बताओ कितने रास्ते निकल के आए? 6, वेरी गुड ध्वनि, 6, वेरी गुड साहिल, 6 है बेटा। अच्छा एक बात बताओ, इसको शॉर्ट में करें। ए टू बी जाने के कितने रास्ते आप बताओ? ए टू बी इंसान को पहुंचना हो तो वो 2 वेज पहुंचेगा, एम आई राइट? लिखो एग्री डिसएग्री। अगर ए टू बी जाना हो किसी बंदे को तो 2 तरीके से पहुंचेगा, और बी टू सी जाना हो तो 3 वेज। अच्छा मुझे बताओ, बी ए टू बी जाना और बी टू सी जाना ये 2 अलग अलग जॉब्स हैं। ये 2, ए टू बी जाना एक अलग जॉब है, बी टू सी जाना एक अलग जॉब है। डोंट यू थिंक कि अगर आपको ए टू सी जाना है तो ये दोनों जॉब्स करनी पड़ेगी, इनमें कोई भी चॉइस नहीं है, एम आई राइट? चेक करो, ए टू बी जाना और बी टू सी जाना। इस बार ए टू बी और बी टू सी क्या है, ऑप्शन या कंपल्शन? ए टू बी जाना एंड देन बी टू सी जाना ऑप्शन है या कंपल्शन है? इस बार कंपल्शन है ना बेटा। अगर आप बी नहीं जाओगे, अगर आप बी नहीं जाओगे तो आप सी तक कैसे पहुंचोगे? है ना, कंपल्शन है, वेरी गुड। तो कंपल्शन में जॉब्स को ऐड नहीं करते। चेक करो, अगर मैं ऐड करूंगा तो 2 + 3 5 निकल के आएगा। चेक करो, आपका ओरिजिनल आंसर 6 वेज है, एम आई राइट बेटा? आपका ओरिजिनल आंसर 6 तरीके से है। तो मल्टीप्लाई करके आंसर 2 3 कितना आएगा देखो, 6 वेज। लिखो सी फॉर क्लियर। अगर आपको समझ में आ गया कि लॉ ऑफ एडिशन का मतलब है चॉइस और लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन का मतलब है कंपल्शन। whenever we feel compulsion, we'll multiply the jobs. Whenever we feel option or the choice between the jobs, we will add them. ठीक है, let's begin with the question. अगर आपको 11th क्लास का एफपीसी क्लियर हो गया चैम, तो मैं तुम्हें क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ा सकता हूँ। चले क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो। हाउ मेनी मेट्रिसेस आर पॉसिबल विद ईच एंट्री 0 1 2, ठीक है, और ऑर्डर 2/3? लेट मी एक्सप्लेन मैं क्या क्वेश्चन पूछना चाहता हूं आपसे।
कॉपी नहीं करना दोस्तों, लेकिन नोट्स बनाने हैं, मैं नोट्स चेक करता हूं लोगों के, ध्यान रखना। और इस बार तो स्पेशली चेक करूंगा। तो पीडीएफ नोट्स मैं दूंगा, उसको आराम से बैठ के कॉपी करना, कॉपी करना या खुद से नोट्स बना लेना। 2/3 का मैट्रिक्स है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। ऐसे ही होगा भाई, आपने बोला था ना कि 2/3 का ऑर्डर है। अच्छा, ये जो इनको क्या बोलेंगे, एंट्रीज। ये जो एलिमेंट्स हैं इनको क्या बोलेंगे, एंट्रीज। अब सुनो, मेरी एक शर्त है, वो सुनो जरा, शर्त क्या है। हाउ मेनी मेट्रिसेस आर पॉसिबल विद ईच एंट्री 0 1 2, मतलब समझ रहे हो, हर एक एंट्री यानी कि A11 या तो 0 हो सकती है, या 1 हो सकती है, या 2 हो सकती है। ऐसे ही A12 या तो 0 हो सकती है, या 1 हो सकती है, या 2 हो सकती है। लिखो C फॉर क्लियर फॉर द मीनिंग ऑफ क्वेश्चन, अगर आपको मीनिंग समझ में आ गया हो। Now I am asking, how many such matrices will there, will be there? How many such matrices will be there? Let me explain बच्चों, let me explain. मैं चाहता हूं कि तुम सारी एंट्री ऐसी बना लो। ऐसी कितनी मैट्रिक्स हो गई, एक। मैं चाहता हूं सारी मैट्रिक्स तुम ऐसी बना लो। मैं चाहता हूं कि सारी मैट्रिक्स तुम ऐसे, सारे एलिमेंट ऐसे रख लो। इवन मैं तुम्हें लिबर्टी देता हूं कि तुम कुछ एलिमेंट मिक्स कर सकते हो, मान लो 2 0 रख लिए, 2 1 रख लिए, 2 2 रख लिए। कितने लोगों को समझ में आ गया, ये जॉब, ये काम करना सिरदर्द, अगर आप मैनुअली सोचोगे तो सिरदर्द हो जाएगा, हो जाएगा नहीं होगा। कल को तुम लड़ोगे मुझसे, सर यहाँ 1 क्यों नहीं सोचते आप, यहाँ 0 क्यों नहीं सोचते। तो ऐसे तो भाई, ऐसा ना बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो दिस इज नॉट द राइट वे टू थिंक। तरीका क्या है ना, तरीका क्या है मैं बताता हूं आपको। तरीका क्या है, एफपीसी, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से काम करेंगे। समझ में आ रही बात मैं क्या कह रहा हूं, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से काम करेंगे। कैसे काम करेंगे मैं बताता हूं। ओके, जैसे कि A11 है, नंबर ऑफ वेज टू फिल, नंबर ऑफ वेज टू फिल, अगर आपको A11 फिल करना हो तो 3 वेज हैं, एम आई राइट बेटा। और वो कौन कौन से 3 वेज हैं बताओ जरा, या तो 0 फिल करोगे, और 1 और 2। ये और का मतलब कंपल्शन होता है, चॉइस होता है। और का मतलब क्या होता है, कंपल्शन, चॉइस। चॉइस तो तीनों ऑप्शन को ऐड करके बताओ, 1 ये अपने आप में एक ऑप्शन है, ये अपने आप में एक ऑप्शन है, ये अपने आप में एक ऑप्शन है, तीनों ऑप्शन ऐड करके बताओ जॉब्स कितनी हुई, 3 वेज। समझ में आया 3 वेज क्यों लिखा है सर ने। चलो आगे बताओ, नंबर ऑफ वेज टू फिल A12, 3 वेज। वैसे ये भी लिख सकता है बच्चा, फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट। अच्छा, एक बात बताओ, किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर, दोस्तों किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर 6 है, 2/3 है, तो उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, कौन बता सकता है, वेरी गुड, 6 होंगे। और हर एक एलिमेंट 3 3 तरीके से लिखा जा सकता है, तो अपना टाइम पास मत करो, नंबर ऑफ वेज टू फिल 6th एलिमेंट, नंबर ऑफ वेज टू फिल 6th एलिमेंट, 3 वेज। अच्छा एक बात बताओ, सारे एलिमेंट्स को फिल करना ऑप्शन है, कंपल्शन है, ये सारे एलिमेंट को फिल करना, फर्स्ट एलिमेंट को फिल करना, सेकंड एलिमेंट को फिल करना, 6th एलिमेंट को फिल करना, ऑप्शन होगा या कंपल्शन होगा। भाई साहिल खन्ना कहते हैं कंपल्शन होगा, आप बताइए। हो सकता है साहिल खन्ना गलत हो। अच्छा, ध्वनि भी कहती कंपल्शन होगा, 6 के 6 एलिमेंट कंपल्शन है, वेरी गुड बेटा। अगर तुम 6 फिल नहीं करोगे तो मैट्रिक्स कैसे बनेगी, टोटल वेज टू फिल ऑल एलिमेंट ना, टोटल वेज टू फिल ऑल एलिमेंट्स। अगर मुझे सारे एलिमेंट्स फिल करने हो तो मेरे पास टोटल वेज बताइए कितने होंगे, 3 × 3 × 3, कितनी बार 3 मल्टीप्लाई करना है, वेरी गुड, 6 टाइम्स, 6 टाइम्स, वेरी गुड। ये 18 कौन बोला, ध्वनि, 18 कैसे हो जाएगा बच्चे, 6 तो एलिमेंट है तेरे पास बच्चे। ध्वनि आपको अपनी मिस्टेक पता लग गई, 6 तो एलिमेंट है चैम्प। तो 3 को मल्टीप्लाई करना है तो 6 बार करना है ना, तो 3 की पावर 6, बेस सेम पावर एड, आई थिंक 729। अब तुम सोच लो बेटा, इन 729 में से एक मैट्रिक्स ये भी है, क्या कहते हैं ध्वनि, सही बोल रहा हूं नहीं, इन इन 729 में से एक मैट्रिक्स ये भी है। तो ऐसे कितने डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं आप बताओ, 729 डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं। तो ध्वनि एक बात बताओ, क्या हम ये मैनुअली सोच पाते,
क्या ये पॉसिबल है कि मैनुअली हम बना लें ये 729 की लिस्ट? बेटा हम पागल हो जाएंगे ना, बना तो लेंगे लेकिन फिर पागल खाने भी जाएंगे, पक्का है। लिखो सी फॉर क्लियर, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो कि अच्छा एंट्रीज दे दें, पॉसिबिलिटी दे दें। अच्छा, जिनको समझ में आया वो सी लिखेंगे, जिनको बहुत ज्यादा समझ में आ गया वो सी क्रिस्टल क्लियर लिखेंगे। देखो कोड्स आर, जब आप खुश हो तो आप सी लिख सकते हो, जब आप ज्यादा खुश हो तो सी लिख सकते हो। क्या है कि जब तुम सी लिखते हो तो अपना ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है दिमाग के अंदर, है मजा आ गया, बच्चों को ज्यादा समझ में आया। तो जब बच्चों को ज्यादा समझ में आया तो अपना दिमाग और अच्छा, मैं और अच्छा समझाऊंगा, मोटिवेशन मिलता है टीचर को पढ़ाने का। लेकिन जबरदस्ती सी मत लिखना, पता लगा समझ कुछ आ नहीं रहा हो, सी लिखे चले जा रहे हो। एक कोड है डी फॉर डाउट, है ना, वो लिख दिया करो। आपको चैट बॉक्स में अपना चैटिंग में डाउट पूछना है, चैटिंग में पूछो, माइक ऑन है माइक ऑन करके डाउट पूछो, और पूछना डाउट ही। लास्ट ईयर जैसे कुछ टीचर्स की क्लास में घुस घुस के तुमने गालियां दी, वो मत करना। नहीं करोगे ना? तुमने नहीं की, मुझे पता है तुमने किया नहीं होगा कईयों ने, बट कुछ ने किया होगा, शरारतें करते हैं ना लोग, वो मत करना। नहीं करोगे ना? जल्दी बोलो ये सुनो। यस मतलब करोगे, नो मतलब नहीं करोगे, और नो रिप्लाई का मतलब पक्का करोगे। नो रिप्लाई का मतलब पक्का करोगे तुम, ठीक है? चलो ठीक है, विल टेक 2 मिनट ब्रेक। आप नहीं जाएंगे कहीं मीटिंग छोड़ के, अटेंडेंस लेनी है प्रियंका को, वो अभी अटेंडेंस ले रही है, और उसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे जो कि आ रहा है। ऑब्वियसली ये मैंने पढ़ा दिया बेटा, लेक्चर नंबर 2 में सब कुछ पढ़ा दिया मैंने, ये वाली एक्सरसाइज भी खत्म कर दिया उनके लिए मैंने। टाइप्स ऑफ मेट्रिसेस ज्यादा टफ नहीं है, असली वाला मेट्रिसेस नेक्स्ट क्लास में शुरू होगा, यानी कि कल से शुरू होगा, सैटरडे वाली क्लास में शुरू होगा। मैं आपको उसकी टाइमिंग्स बताऊंगा। जस्ट गिव मी 1 मिनट, प्रियंका अटेंडेंस ले ले, उसके बाद हम मीटिंग को आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? आपको मीटिंग नहीं छोड़नी है।